नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है सत्याग्रह का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन के बाद भी कानपुर बाजार में बर्बादी की आग ठंडी नहीं हुई है, लेकिन सियासत अब इसी अग्निकांड पर धधकने लगी है। कानपुर के हमराज मार्केट में जिस रफ्तार से चिंगारी ने शोलों का शक्ल अख्तियार किया, उससे ज्यादा रफ्तार से अब अग्निकांड पर सियासत भी होने लगी है। कानपुर देहात पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निकांड के शिकार कारोबारियों के लिए सरकार से हर मदद मुहैया कराने की मांग की। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए, जिस पर कानपुर के विधायक महेश द्विवेदी ने भी जवाब दिया और कहा कि अखिलेश विपक्ष में है तो नेगेटिव ही बोलेंगे। मैं तो अखिलेश जी के पिताजी के साथ भी निर्दलीय के रूप में मंत्री रहा था, इतना पारदर्शी काम मैंने नहीं देखा है। शुक्रवार को हालात का जायजा लेने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस मुसीबत की घड़ी में हमारी पूरी सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। व्यापारियों को मुसीबत में हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कानपुर का हमराज मार्केट रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है। आग की वजह से एआर टावर, अर्जुन कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स और नफीस टावर की दुकानें भी जलकर खाक हो गयीं। सवाल ये है कि इतने बड़े बाजार में आग पर काबू पाने के इंतजाम इतने छोटे क्यों थे। आग की चपेट में आकर रेडीमेड की लगभग 700 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। आग के शोले सिर्फ कानपुर में नहीं भड़के, बल्कि पश्चिमी यूपी तक भड़के। कानपुर के बाजार में बर्बादी की आग गुरुवार की रात ऐसी भड़की कि शनिवार सुबह तक शोले भड़कते रहे। तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग ने हमराज कॉम्प्लेक्स समेत आसपास की कई इमारतों को अपनी चपेट में लिया। धुएं के काले गुब्बार को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आग की लपटें आगे बढ़ रही हैं। इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आई है। टावर्स में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए दमकल पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रह रहकर दूसरी जगह आग बढ़ जा रही है। ये अर्जुन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आग नहीं लगी थी। कुछ ही दुकानों में आग की घटना यहां पर देखने को मिली थी। अचानक से आग भड़की है और उसके बाद जो दुकानें हैं, उनके जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो कारोबारी हैं, वो अपने माल को यहाँ से तुरंत हटाने में जुट गए। इधर आगरा के मंटोला में मौजूद केमिकल गोदाम में भी भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लपटें विकराल रूप ले चुकी थी, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। आगरा और कानपुर ही नहीं, धुएं का बवंडर बुलंदशहर में भी देखने को मिला। बुलंदशहर नए गांव के पास खेतों में बने घर में हुए जोरदार धमाके से पूरा शहर दहल गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज धमाके की वजह से आसपास के मकान तक हिल गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आग की आफत के बीच शहर शहर सड़क हादसों का भी कहर है। मेरठ में हुए खौफनाक सड़क हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सड़क पर हल्की चहल पहल थी, अंधेरा छट रहा था और सूरज निकलने ही वाला था। इसी दौरान 2 गाड़ियां आमने सामने से आती हुई दिखाई देती हैं। बाइक की हेडलाइट की रोशनी कुछ ज्यादा तेज और सफेद कार टर्निंग पॉइंट पर थी। ठीक टर्निंग पॉइंट पर दोनों ही गाड़ियों की आमने सामने टक्कर होती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। बाइक सवार पटखनी खाता हुआ जमीन पर गिरा, बाइक दूसरे साइड पर गिरी, सिर से हेलमेट निकलकर जमीन पर गिर चुका था और बाइक सवार बेसुध पड़ा था। 2 से 3 लोग कार की तरफ दौड़ते हैं, कार सवार को धमकाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कार से बाहर आता दिखाई देता है, लेकिन लोग जब बाइक सवार की तरफ मुड़ते हैं तब तक वो भाग निकलता है। तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि वही कार दोबारा से घटनास्थल पर आती है। तब लोग घायल बाइक सवार को अस्पताल लेकर निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल युवक राहुल है, जो बीवीजी कंपनी का सुपरवाइजर है। बीवीजी कंपनी नगर निगम के कई वार्ड्स में डोर टू डोर कूड़ा उठाती है। राहुल जब सुबह काम से लौट रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया। सुपरवाइजर राहुल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद पर अब जीशान नाम के एक शख्स पर किए गए जानलेवा हमले वाला केस का भी फंदा कसने वाला है। क्योंकि जीशान पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस को अतीक की रिमांड मिल गई है। पुलिस अब अतीक से कभी भी साबरमती जेल जाकर पूछताछ कर सकती है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक जल्द ही एक टीम गुजरात रवाना होगी। इस मामले में अतीक और उसका गुर्गा असाद आरोपी है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक जेल की सजा काट रहा है, जबकि असाद फरार है। दरअसल प्रयागराज के चकिया का रहने वाला जीशान अतीक के साढ़ू इमरान जई का छोटा भाई है। वो जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। अतीक किसी बात पर जीशान से नाराज हो गया था, जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 को अतीक का बेटा अली, असाद और कई लोग उसके घर पर चढ़ गए थे। आरोप है कि अली ने आते ही जीशान की कनपटी पर पिस्टल लगा दिया। अतीक ने फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी।
एनुद्दीनपुर की जमीन पत्नी के नाम नहीं करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी थी। जीशान के रिश्तेदारों ने बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी पीटकर घायल कर दिया गया। उसके बाद जेसीबी से अली का पूरा कार्यालय और घर ढा दिया गया। इसी मामले में अतीक से पूछताछ और बयान के लिए पुलिस ने अदालत से रिमांड मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में तो अशरफ बरी हो गया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बरेली जेल में बंद अशरफ को सीजेएम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 21 मार्च के आदेश के तहत प्रयागराज लाने के लिए कहा है। शुक्रवार को जब प्रयागराज पुलिस बरेली पहुंची तो उसके वकील शनिवार को सीजेएम कोर्ट पहुंच गए। मांग की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए। दरअसल एनकाउंटर का खतरा बताते हुए अतीक का भाई अशरफ सीजेएम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अदालत ने कहा कि उसे कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। इस बीच बरेली पहुंची प्रयागराज पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस लाइन में आमद कराए बिना वो सीधे बरेली जेल पहुँच गयी थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अशरफ को नहीं भेजा। कारागार मंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। आम कैदी की तरह उनको वहाँ रहना पड़ता है, तब महसूस हो रहा है कि जेल है, योगी जी की सरकार है। तो कहीं न कहीं अनर्गल बयान करते हैं कि खतरा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच करा ली जाए, सीबीआई में ये केस डाल दी जाए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और ये केस और उलझते ही चला जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को माफिया अशरफ की पत्नी और बहन बरेली जेल पहुंची थी। माफिया की पत्नी और बहन इस तैयारी के साथ आई थी कि वो बरेली जेल से प्रयागराज अशरफ के काफिले के साथ जाएंगी। इस बीच माफिया के परिवार ने दावा किया था कि अशरफ पर दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक वजहों से दर्ज कराए गए हैं और ज्यादातर मुकदमे झूठे हैं। आईपीएल का क्रेज तो पूरी दुनिया में है, लेकिन आज लखनऊ वाले स्टेडियम में बैठकर इस पल के गवाह बने। लखनऊ का इकाना स्टेडियम आज आईपीएल के एक जबरदस्त मुकाबले का गवाह बनने वाला है। ये आईपीएल का तीसरा मुकाबला है जो लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब इकाना स्टेडियम में आईपीएल का मैच हो रहा है। केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जॉयंट्स अपने होम स्टेडियम से आईपीएल 2023 सीजन की शुरुआत करेगी। साथ ही मैच एलएसजी कप्तान केएल राहुल के लिए चुनौती से भरा होगा। राहुल की अगुवाई में टीम पिछले साल लीग के अपने शुरुआती सत्र में प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन बीते कुछ समय से राहुल का बल्ला उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लखनऊ टीम के कप्तान राहुल पर दबाव रहेगा। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ऋषभ पंत का न होना फैंस को थोड़ा निराश भी कर रहा है। दिल्ली की कमान डेविड वार्नर के हाथों में है। अनुमान है कि इस मैच को देखने के लिए 40,000 दर्शक पहुंचने वाले हैं। हालांकि आशंका है कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है। और चलिए इसी मैच से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में महामुकाबला आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत लिया है। बॉलिंग का फैसला दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दर्शकों से लखनऊ का इकाना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। आईपीएल मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह की तस्वीरें सामने आई हैं। इकाना स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। टॉस हो चुका है और देखिए दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत लिया है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विवेक, इस वक्त लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लखनऊ में तो बेशक बहुत अच्छा आज माहौल नजारा होगा। मौसम कैसा है और कैसा महसूस कर रहे हैं फैंस वहां पर? क्या है स्टेडियम का नजारा, बताएं हमारे दर्शकों। बिल्कुल, सबसे पहले आपको नजारा दिखाते हैं और स्टेडियम से आने वाली आवाजें सुन रहे होंगे हमारे दर्शक। जो शोर आ रहा है भीतर स्टेडियम से वो सुन रहे होंगे और जो स्लोगन लगा है वो खास ध्यान देने योग्य है। अदब से हराएंगे, यानी नज़ाकत और नफासत का शहर है लखनऊ और पहली बार यहाँ पर आईपीएल का मैच हो रहा है। ये पहला मौका है जब आईपीएल का मैच यहाँ हो रहा है और सबसे खास बात यह लखनऊ सुपर जायंट्स जो लखनऊ की टीम है वो यहाँ पर पहला मैच खेल रही है और दोनों तरह से चुनौतियाँ हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ऊपर। जिम्मेदारी है कि वो लगातार तीसरी जीत क्या दिल्ली कैपिटल्स पर अपनी दर्ज कर पाएगी। इससे पहले आईपीएल के मैचों में जब मुकाबला हुआ तब लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है और आज ये तीसरा मुकाबला है जब आमने सामने हैं दोनों टीमें, तो चुनौती है। इसके अलावा केएल राहुल जो कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट्स के, उन पर ये जिम्मेदारी भी है कि वो कम से कम यहाँ पर एक अच्छा स्कोर करें क्योंकि लंबे समय से वो फॉर्म से जूझ रहे हैं अपनी, लगातार वो बेहतर नहीं प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो आज उनके लिए बेहतर प्रदर्शन करने की भी चुनौती है। मौसम की बात आपने पूछी, आज सुबह बारिश हुई थी लखनऊ में, लेकिन दोपहर तक मौसम ठीक हो गया था और अभी
बिल्कुल आसमान खुला हुआ है, कहीं भी बादल नहीं नजर आ रहे हैं, यानी जो मौसम है बिल्कुल खुला रहेगा और मैच के दौरान किसी भी तरह से बारिश नहीं होगी। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आए हैं मैच देखने। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसको? लखनऊ। लखनऊ कहाँ से आए हैं? सैफई। सैफई से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ जी। LSG। क्या लग रहा है KL राहुल फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे? फॉर्म में आ जाएंगे जी। आज जीतेंगे तीसरी बार? जी जीत जाएंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लखनऊ ऑब्वियसली। जरा पीछे दिखाइए, KL राहुल की है। अच्छा, बहुत सारी टी शर्टें मैं देख रहा हूँ KL राहुल लिखा हुआ है इसमें। और क्या, KL राहुल बिग सपोर्ट, बिग फैन। अच्छे सपोर्ट है। देखिए बिग फैन है, बहुत सारी फैमिलीज भी हैं उधर, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए सब गालों पर तिरंगा लगा है। किसको सपोर्ट करेंगे? लखनऊ को। लखनऊ को। हेलो। लखनऊ। लखनऊ। KL राहुल फॉर्म में आएगी क्या? अरे आज 100 तो मारेंगे ही मारेंगे। हैट्रिक लगेगी? लगेगी जरूर। जीत की हैट्रिक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लगातार तीसरा मैच है। बोलो बोलो क्या बोलना है यार? दो बार दिल्ली कैपिटल्स को हरा चुके हैं। अरे लखनऊ ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। आप क्या कहेंगे मैम? हम लोग हमेशा लखनऊ के साथ है। हिप हिप हुर्रे लखनऊ। हिप हिप। लखनऊ वाले लखनऊ ही जीतेंगे, लखनऊ को ही सपोर्ट करेंगे। वाले लखनऊ जीतेंगे। एक छोटी सी बच्ची भी दिख रही है, बच्ची भी कुछ बोलेगी। आ गया। लखनऊ। लखनऊ 10th जी, थोड़ा बहुत। KL राहुल। राहुल, बहुत अच्छी जानकारी है। KL राहुल कैप्टन है, इनको पता है। और देखिए टिकट भी आ गए हैं, सारे टिकट आ गए हैं। चेहरे का उत्साह बता रहा है कि कितने खुश हैं ये आज लखनऊ को सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड पर बेमौसम बर्फबारी हो रही है जिससे चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। अब ऐसे में सरकार के सामने तय समय पर चारधाम यात्रा को शुरू करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पहाड़ों में बदले मौसम ने लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ा दी हैं, जिससे चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर देखिए, कैसे जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद से पूरे जोशीमठ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नर नारायण, नीलकंठ, माणा सहित अन्य चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। वहीं सरकार का मानना है कि आगे स्थिति सामान्य होगी, तैयारियां तय समय पर पूरी हो जाएंगी। और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से परेशानी बढ़ी है तो निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सीएम धामी ने मामले पर चिंता जाहिर की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। आशा है कि सरकार की पहल से किसानों पर गिरी आसमानी आफत से थोड़ी राहत मिले। भाजपा और सपा के बाद अब बसपा भी निकाय की लड़ाई का विजय प्लान बनाने जा रही है, जिसके लिए मायावती रविवार को बसपा कार्यालय में सुबह 10 बजे अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। रविवार को बसपा की बड़ी बैठक। इस खास बैठक का मुख्य फोकस निकाय चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन होगा। प्रदेश, मंडल, जिला के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। इस बैठक में गांव-गांव चल रहे अभियान की समीक्षा होगी। इसके अलावा पार्टी के विभिन्न अभियान और कार्यक्रम की भी समीक्षा होगी। रविवार होने वाली इस बैठक में मेयर के लिए किसी नए चेहरे पर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि मायावती ने सजाया आफ्ता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है, जिसका औपचारिक ऐलान रविवार की बैठक के बाद 3 अप्रैल को प्रयागराज में होने वाली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में किया जाएगा। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इसी साल 5 जनवरी को बीएसपी की सदस्यता ली थी। बीएसपी ने प्रयागराज में मेयर की सीट के लिए शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान भी किया था, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट केस के बाद पूरा मामला उलट गया। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से शाइस्ता फरार है। करीब 10 महीनों का इंतजार खत्म होने वाला है। विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों की खाली 6 सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने उन चेहरों का चुनाव कर लिया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों की खाली 6 सीटों के लिए योगी सरकार ने नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन नामों को मनोनयन के लिए भेजा गया है उनमें रजनीकांत माहेश्वरी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज भाजपा, साकेत मिश्रा, नृपेंद्र मिश्र के पुत्र, लालजी प्रसाद निर्मल, अंबेडकर महासभा, तारिक मंसूरी, CAMU, राम सुभग राजभर, अधिवक्ता आजमगढ़, हंसराज विश्वकर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष काशी के नाम शामिल हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों की 6 सीटें साल जून से ही खाली चल रही थी। इन सीटों पर तमाम कयास लगाए गए थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीजेपी की ओर से विधान परिषद के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। हालांकि इससे पहले बीते दिनों में एमएलसी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर काफी अटकलें लगाई गई। सूत्रों की माने तो मशहूर कवि कुमार विश्वास को भी एमएलसी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ने इनकार कर दिया था। अब बात उत्तर प्रदेश के मिशन स्वास्थ्य की, जिसको लेकर सरकार ने आज से खास अभियान शुरू कर दिया है ताकि लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके। मौसमी बीमारियों के खिलाफ आज से उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज हुआ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम का औपचारिक आगाज किया, जो पूरे 1 महीने यानी 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में एक मॉडल स्थापित किया है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम चलाया, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बना, जिसके बाद पूरे प्रदेश में जगह जगह संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। बता दें कि इस अभियान के तहत संचारी रोग से बचाव के लिए हर वार्ड में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलेगा। 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशा वर्कर हर घर में जाकर के दस्तक देगी, बताएगी कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है इन बीमारियों के प्रति। इस अभियान के लिए लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश स्वस्थ प्रदेश बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए जा सके। रामनवमी का पर्व 30 मार्च को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया था, लेकिन शांति के पर्व पर असामाजिक तत्वों ने हिंसा का ऐसा जहर खोला कि उसके शोले आज तक शांत नहीं पड़े हैं। आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं, जब देखते ही देखते कुछ असामाजिक तत्वों ने फिजाओं में नफरत का जहर घोल दिया। रामनवमी का उल्लास उन्माद में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पत्थर चलाए जा रहे हैं। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान बिहार से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक हिंसक झड़पें हुई। हिंसा की लपटें हरियाणा तेलंगाना तक भी पहुंची, लेकिन बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हालात ज्यादा भयावह दिखे। हालात को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई। इस मामले में 40 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। माहौल को देखते हुए एहतियातन सासाराम के रेलवे मैदान में 2 अप्रैल को होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। पुलिस की ओर से लगातार लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। एबीपी गंगा भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।